हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। तो हम भारत के संवैधानिक इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और इसी क्रम में आज हमारा विषय है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। सबसे पहले हमें एक चीज समझना आवश्यक है, आखिर इस अधिनियम का नाम भारत परिषद अधिनियम क्यों दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में वृद्धि की गई और उसे भारत परिषद कहा जाने लगा। तो इसका अर्थ है कि जिस अधिनियम में भारत परिषद लगा हुआ है उसका अर्थ है कि वह गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद या प्रांतीय विधान परिषद में किसी प्रकार का सुधार हुआ है, चाहे वह सुधार उसके संख्या के आधार पर हो या वह सुधार उसके शक्ति के आधार पर हो। तो भारत परिषद अधिनियम का अर्थ समझ गए कि भारत परिषद अर्थात गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में किसी प्रकार का अगर विस्तार हुआ है या संशोधन हुआ है तो उस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम कहा गया। अब भारत परिषद अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत परिषद अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विधान परिषद की शक्ति और संख्या में वृद्धि करना था, अर्थात विधान परिषद का विस्तार करना और शक्ति में वृद्धि करना था। तो हम एक एक बिंदु को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले विधान परिषद का विस्तार। तो हमको समझना होगा कि विधान परिषद आखिर थी क्या। तो जब हम विधान परिषद की बात करते हैं, विधान परिषद, तो विधान परिषद को हम दो स्तरों पे विभाजित करते हैं। सबसे पहला केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, और दूसरा प्रांतीय विधान परिषद। अब देखिए, विधान परिषद शब्द आपके दिमाग में आते ही आपके मन में होता होगा कि शायद ये विधान परिषद उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार वर्तमान समय में राज्यों में विधानमंडल के दो सदन होते हैं। पहला विधानसभा जिसे निचला सदन कहा जाता है और दूसरा विधान परिषद जिसे उच्च सदन कहा जाता है। लेकिन वास्तव में यह उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। इसमें केंद्रीय विधान परिषद जिसकी चर्चा 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में मैंने पहले ही कर दी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय विधान परिषद जो है वह गवर्नर और प्लस उसकी कार्यकारिणी परिषद से मिलकर बनती है। कार्यकारिणी, माफ कीजिएगा, गवर्नर जनरल जो बाद में 1858 से वाइसराय हो गया, तो वाइसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद से मिलकर बनती थी। अर्थात यह पूरे भारत में मौजूद सत्ता का केंद्रीय नेतृत्व था, बिल्कुल शीर्ष पर बैठा हुआ। तो मैंने 1853 के एक्ट में बताया था कि गवर्नर और कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, उसे 6 से बढ़ा के 12 कर दिया गया था, जिसके बाद इसे केंद्रीय
परिषद या भारत परिषद कहा जाने लगा था। दूसरा विधान परिषद प्रांतीय विधान परिषद, और इसका भी चर्चा मैंने पहले कर दिया है। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम जो मैंने पढ़ाया था, भारत परिषद का अर्थ मैंने अभी बताया है कि परिषद में किसी प्रकार का अगर संशोधन किया गया तो उसे भारत परिषद अधिनियम नाम दिया गया। तो इसमें भी परिषद में ही सुधार हुआ था, और साथ ही साथ प्रांतीय विधान परिषद का गठन भी इसी नियम के अधीन हुआ था। इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि बंगाल, जिसके अंतर्गत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी भी आते थे, उसके बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान का उत्तर प्रदेश, तो इसमें संयुक्त प्रांत में अवध भी शामिल थे, कहीं कहीं इसे आगरा प्रेसिडेंसी भी जो है कहा जाता है। तो बंगाल, संयुक्त प्रांत एवं पंजाब तो 1862 ईस्वी में इसी नियम के अधीन 1862 ईस्वी में बंगाल में, 1867 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में और 1897 ईस्वी में पंजाब में विधान परिषद का, प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया। तो उम्मीद है कि विधान परिषद का अर्थ आप समझ गए होंगे। अब मैंने आगे लिखा है कि इसका विस्तार, तो पॉइंट 1, तो यहां पे जो विस्तार हुआ वो 8 से 20 प्रांतीय विधान परिषद जो थी उसमें अलग अलग प्रांत में अलग अलग संख्या में परिषद सदस्यों का विस्तार किया गया, जिसकी संख्या 8 से 20 थी। तो सबसे पहले आते हैं सदस्य। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में किसी में न्यूनतम 8 अधिकतम 20 की वृद्धि की गई। जैसे संयुक्त प्रांत में सदस्यों की संख्या में 20 की वृद्धि की गई थी, तो उसी प्रकार सदस्यों की संख्या में 8 से 20 की वृद्धि की गई। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ठीक है, ये सदस्य जो हैं इनका चयन कैसे होता था, चाहे वो केंद्रीय हो या प्रांतीय हो, उनका चयन किस आधार पे होता था। तो देखिए, इनके चयन का जो आधार था वह 2 स्तरों पे निर्धारित किया जाता था। सबसे पहले कि संबंधित राज्य की जो भी नगर पालिका होती थी या जो भी नगर निगम होते थे या चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी वाणिज्यिक संस्थान हो गया, तो ये जो प्रमुख संस्थान थे उनके द्वारा भी चुने जाते थे। गवर्नर स्वयं भी मनोनीत करते थे और सरकारी भी होते थे। तो सदस्यों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक सरकारी सदस्य और दूसरा गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य, तो सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। अब मैंने यहाँ पे ये ब्रांच बनाया है तो आप उसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये इसके लिए नहीं है। तो सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य 2 प्रकार के सदस्य होते थे, चाहे वो प्रांतीय विधानसभा हो या केंद्रीय विधानसभा, माफ कीजिएगा विधान परिषद, दोनों में 2 प्रकार के सदस्य होते थे। अब ये गैर सरकारी सदस्य जो थे उनकी अधिकतम संख्या सरकारी सदस्य के 40% हो सकती थी। मतलब कि अगर सरकारी सदस्य की संख्या 10 है
तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अधिकतम 4 हो सकती थी। अब प्रश्न मैंने उठाया था कि इन सदस्यों का चयन किस आधार पे होता है, तो मैंने आपको बताया है कि इन सदस्यों का चयन 2 स्तरों पे होता है। एक कि गैर सरकारी सदस्य जो थे उन्हें संबंधित प्रांत की जो प्रमुख संस्थाएं थी, जैसे मैंने आपको बताया नगर निगम, नगर पालिका, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक वाणिज्यिक संस्था थी, ये सब चुनाव करके, परोक्ष रूप से चुनाव करके और किसी व्यक्ति को इस का सदस्य बनने के लिए मनोनीत करें। इसका सदस्य का अर्थ विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मनोनीत नहीं, मतलब उसका चुनाव करें। और गवर्नर जनरल या वाइसराय बोल लीजिए, उनसे रेकमेंड करें, उनसे अनुरोध करें कि इन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया जाए। और उसके बाद केंद्रीय विधान परिषद जो थे उसके सदस्यों का चयन वाइसराय उस मनोनीत सदस्य, माफ कीजिएगा, चुने गए सदस्य में से करते थे। और प्रांतीय विधान परिषद के लिए सदस्यों का चुनाव उस प्रांत के गवर्नर किया करते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि इनका चयन 2 स्तरों पे होता था। सबसे पहला कि संबंधित प्रांत की प्रमुख संस्थाओं द्वारा परोक्ष चुनाव, ये पहला स्तर हुआ। और फिर उस चुने गए सदस्य को वाइसराय या प्रांतीय गवर्नर द्वारा कार्यकारिणी परिषद में या विधान परिषद आप बोल सकते हैं, अभी तो कार्यकारिणी परिषद नाम उपयुक्त नहीं हुआ, विधान परिषद आप समझ लीजिए, कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति या शामिल करना तो इन 2 चरणों में संबंधित सदस्यों का चयन होता था। अब ठीक है, हम ये समझ गए। अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है, विधान परिषद क्या होता है समझ में आ गया, विधान परिषद का विस्तार कैसे हुआ समझ में आ गया, उनके सदस्यों का जो है चयन किस आधार पे होता था वो भी समझ में आ गया। अब आपने एक पॉइंट लिखा है कि उसकी शक्ति में वृद्धि। आखिर शक्ति में किस प्रकार की वृद्धि हुई? तो विधान परिषद के जो सदस्य थे उन्हें बजट और जो है बजट पर विचार विमर्श करने, बहस करने का अधिकार दिया गया और साथ ही साथ प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। उनकी शक्ति में 2 प्रकार से वृद्धि हुई। किनकी? विधान
परिषद सदस्य। तो अब विधान परिषद सदस्य जो है वह तो सिर्फ एक ही नहीं हुआ, विधान परिषद सदस्य किन से मिलकर बनता है। नंबर 1 वाइसराय भी उसमें होंगे, नंबर 2 कि जो भी उसके सदस्य होंगे। तो इसमें जो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो मुख्यतः गैर सरकारी सदस्य की चर्चा करेंगे, क्योंकि सरकारी सदस्य को हर एक अधिकार तो पहले से प्राप्त थे, वो वोटिंग भी कर सकते थे, मत भी दे सकते थे, लेकिन गैर सरकारी सदस्य को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। इसमें इसके द्वारा उन्हें निर्णय लेने का 2 अधिकार दिए गए, निर्णय लेने का नहीं, माफ कीजिएगा, 2 अधिकार दिए गए। एक बजट या वित्तीय मामले पर बहस करने का अधिकार, और दूसरा बजट या वित्तीय मामले पर बहस करने का अधिकार, दूसरा प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार। तो इस प्रकार 2 अधिकार गैर सरकारी सदस्यों को प्रदान किए गए। अब अगला पॉइंट, ठीक है, इन्हें तो ये प्रदान किया गया, गवर्नर जनरल या वाइसराय को क्या शक्ति प्रदान किया गया, तो इसे जो है किस प्रकार प्रश्न पूछा जाए, विधान परिषद का संचालन किस प्रकार होगा, ये नियम बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल या वाइसराय को दी गई। तो वाइसराय को यह शक्ति दी गई, लेकिन अंतिम निर्णय भारत सचिव का होता था। यानी गवर्नर जनरल या वाइसराय यह निर्णय लेंगे कि नियम किस प्रकार का होगा, और अंतिम सहमति किसकी होगी, भारत सचिव की होगी। अब शक्ति में अगर गवर्नर की शक्ति की बात करें या वाइसराय की शक्ति की बात करें, तो वाइसराय की शक्ति हो गई विधान परिषद के संचालन एवं प्रश्न पूछने से संबंधित नियम बनाने, प्रश्न पूछने से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई। परंतु इसमें अंतिम निर्णय किसका होता था, तो वो भारत सचिव का होता था। अब देखिए, जितना भी मैंने पढ़ा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो उभरकर सामने आता है वो यह कि चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ या चुनाव की शुरुआत, अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस परिषद अधिनियम के द्वारा हुई, तो आपको उत्तर देना है कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। आप पूछिएगा कैसे, यहाँ पे चुनाव का चर्चा कैसे आ गया, तो हाँ, यहाँ पे देखिए, संबंधित प्रांत की प्रमुख संस्थाओं द्वारा परोक्ष चुनाव द्वारा, हालांकि यह चुनाव कोई व्यापक नहीं था, ये एक संस्था द्वारा किसी व्यक्ति को चुन के भेजा जाता था वाइसराय के पास कि इन्हें आप विधान परिषद का सदस्य बना लीजिए। परंतु छोटी ही सही, लेकिन यह एक चुनावी प्रक्रिया थी। तो अतः सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि चुनाव का प्रारंभ किस अधिनियम को माना जा सकता है, तो हमारा उत्तर होगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम।
ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में अगले वीडियो के साथ।